2022 में मैं 90 जिलों में गया था, केवल 3 संडे अपने घर में रहा। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, एक संडे अपने घर में था, केवल 12 नवंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन दिवाली थी। और 2024 का वो संडे अभी तक आया नहीं। 2024 का वो संडे अभी तक नहीं आया कि मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे आने वाली पीढ़ियों का वो हाल ना हो जो आडवाणी जी का हुआ, जो जेठमलानी जी का हुआ, जो गुजराल साहब का हुआ, जो मनमोहन सिंह जी का हुआ, जो पृथ्वीराज कपूर का हुआ, या जो बाकी मिल्खा सिंह का हुआ। हम नहीं चाहते वो, लेकिन केवल हमारे चाहने से नहीं होगी। जब सारे सचेतन लोग सारे अचेतन लोगों को समझाना शुरू करेंगे, जाति से उठ के, भाषा से उठ के, क्षेत्र से उठ के, तब इसका समाधान निकलेगा। हर समस्या का समाधान है, केवल हमें उस पर जागने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। मैं तो कई बार ऐसा देखता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बताते हैं कि कोई मैसेज डालिए तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, कृपया इस पे ऐसा मैसेज न डालें। बोलते हैं क्या? ऐसा ग्रुप में मत समझाना, लेकिन अलग से उनको समझाना, उनको बता देना कभी पूर्वी बंगाल भारत था। उनको यह बता देना दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, वो भी भारत का हिस्सा था, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर था। आज की डेट में उसको अफगानिस्तान कहते हैं। उस शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची है। जो ऐसी बातें करते हैं उनको अलग से समझाना, ग्रुप में नहीं तो ग्रुप में इंसल्ट उनको फील होगी। अलग से फोन करके बताना, जहां से माता कैकेयी आई थी उस राज्य का नाम था कैकेय। उस कैकेय में भगवान विष्णु का बहुत भव्य मंदिर था, कैकेय नरेश ने बनवाया था। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं और उस विष्णु मंदिर का एक ईंट नहीं बचा हुआ है। ये जगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप बुरा मान जाए उसके बाद तो ठीक है भैया, जय श्री राम। कड़वी सच्चाई थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन बोलना चाहिए। मीठे झूठ ने हमें बर्बाद कर दिया, और अभी भी अगर हम मीठा झूठ ढोते रहेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए सबको जगाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में एक समान शिक्षा लागू हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, आर्टिकल 21 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मतदान करना पड़ेगा, फिर हम चाहते हैं भारत में फटाफट लोगों को दंड मिले। दंड के लिए क्या होगा? वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 2/3 लोकसभा में चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब की बार हम चाहते हैं अगर संविधान के चित्रों को वापस बहाल किया जाए, फिर क्या करना पड़ेगा? अब की बार हम चाहते हैं प्रियम्बल को ओरिजिनल रिस्टोर किया जाए, तो पहले मतदान करना पड़ेगा, फिर जलपान करना पड़ेगा, और कम से कम 100 लोगों को जगाना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट पूरा हो पाएगा। हम चाहते हैं कि जैसे दुनिया में सभी देशों का एक एक नाम है, भारत का भी एक नाम हो, भारत या हिंदुस्तान। इंडिया तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 1 को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए। हमारे देश में हमारे समाज को जो बांटते हैं, कौन बांटते हैं? पॉलिटिशियन। और सच बोल के तो बांट नहीं सकते, क्योंकि बांटने के लिए सच का उपयोग नहीं कर सकते, तो बांटने के लिए क्या करते हैं? और वो क्यों करते हैं? किसी झूठ बोलने वाले पॉलिटिशियन को सजा हुई क्या? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। और पाप पुण्य मानते ही नहीं, तो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झूठ, रैली में भी झूठ, यहां भी झूठ, वहां भी झूठ। मतलब सबसे क्लासिकल झूठ का एग्जांपल आपको लेटेस्ट बताता हूं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए, और जब जेल में थे, उनकी एक मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी को जान का खतरा है, जेल के अधिकारी उनको जहर दे सकते हैं।
और जानते हैं वो जेल मुख्यमंत्री जी के अंडर में है। लेकिन आम जनता को कहां इतना ध्यान देगी कि तिहाड़ किसके अंडर में है, सेंटर के अंडर में है कि स्टेट के अंडर में है। सबको सोच रहे होंगे भाई भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ है, तो क्या पता सेंटर के अंडर में हो। वो तिहाड़ दिल्ली के अंडर में है, सरकार के अंडर में है, केजरीवाल जी के अंडर में है। और केजरीवाल जी की मंत्री कह रहे हैं केजरीवाल जी को तिहाड़ में जेल जहर दिया जा सकता है। इसका मतलब तो खुद ही दिलवाने वाले होते। ऐसा झूठ, सफेद झूठ। जानते क्यों बोलते हैं? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है। झूठ बोलना एक कानून बन जाए, झूठी शिकायत गंभीर अपराध है, मुकदमे कम हो जाएंगे कि नहीं? झूठा एफआईआर गंभीर अपराध है, मुकदमे कम होंगे कि नहीं? झूठी गवाही गंभीर अपराध है, मुकदमे कम होंगे कि नहीं? झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध है, मुकदमे कम होंगे कि नहीं? झूठी जांच करना पुलिस के द्वारा, जो पुलिस वाला झूठी चार्जशीट फाइल करने का, वो भी गंभीर अपराध है। पुलिस ठीक से काम करेगी कि नहीं? झूठा फैसला देना गंभीर अपराध है, जज ठीक से काम करेगी कि नहीं? जिस दिन झूठ के खिलाफ हमने कठोर कानून बनाया, भारत अपने आप में कलयुग से सतयुग की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। समस्या वही है, बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, बोलने की आजादी दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं लगाई। तो एक लिमिट लगाना पड़ेगा कि भैया सच बोलने की आजादी है, झूठ बोलने की नहीं। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि आप संगठन बना सकते हो, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि पीएफआई जैसा संगठन बन जाएगा। अब पीएफआई जैसे संगठन के ऊपर 5-5 साल का बैन लगता है। कभी आपने सुना किसी संगठन के ऊपर लाइफ बैन लगाओ ना? आर्टिकल 19 लगाने नहीं देता। हम चाहते हैं अलगाववादी संगठन, जो देश विरोधी संगठन के ऊपर लाइफ बैन हो, संगठन बनाने वालों को, संगठन पे भी बैन हो, संगठन बनाने वालों पे भी लाइफ बैन हो। आर्टिकल 19 को, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें एक टर्म्स कंडीशन डालना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने। भारत ने कितना विकास कर लिया, अग्नि, ब्रह्मोस, राफेल, पनडुब्बी, परमाणु बम सब बना लिया। एआई यूज कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे, लेकिन झूठ पकड़ने वाला हमने अभी तक मशीन नहीं लागू हर जिले में रखी। झूठ पकड़ने के लिए लैब नहीं बनाई। क्यों? आर्टिकल 20 मना कर रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। क्यों? आर्टिकल 20 मना कर रहा है। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है। तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने, झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून लैब बनाने और एक कानून बनाने के लिए आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। दोनों फंडामेंटल राइट है। वो तभी हो सकता है जब पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, 100% मतदान करें और अपनी टर्म्स और कंडीशन के आधार पर सबको सचेत करके मतदान करें। भारत में धर्मांतरण हो रहा है एक शब्द के कारण। आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट आया हुआ है। उस आर्टिकल 25 से प्रोपोगेट निकाल दिया जाए, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। जैसे कश्मीर से 370 खत्म हुई आतंकवाद, ऐसे ही आर्टिकल 25 से प्रोपोगेट निकाला, धर्मांतरण। लेकिन आर्टिकल 370 निकालने के लिए 2/3 नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 केवल कश्मीर पे लागू होता था, लेकिन आर्टिकल 25 पूरे देश में लागू होता है, इसलिए 2/3 चाहिए। ये जो पूरा तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि आने वाले टाइम में भारत में माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन जाएगी। उन्होंने ये कहा था भैया ठीक है, जो भारत में माइनॉरिटी है इसको अपना स्कूल खोलने का अधिकार होगा, लेकिन वो कौन सी माइनॉरिटी पता है? अरे जो 0.1% हो। यूएन की डिफिनीशन है माइनॉरिटी, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन, जिसकी संख्या नगण्य हो, कुछ 100 में हो, 500 हो, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो। लाख और करोड़ वाली संख्या माइनॉरिटी नहीं होती। और दूसरा, उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी तो बना ही नहीं सकते जो रूलिंग कम्युनिटी हो। जिस कम्युनिटी ने भारत के ऊपर राज किया हो, उस कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटी,
इसका मतलब मुगल वाली कम्युनिटी और अंग्रेज वाली कम्युनिटी को तो माइनॉरिटी का दर्जा मिल ही नहीं सकता। यह यूएन की डिफिनेशन। हुआ क्या, आर्टिकल 30 में संविधान लिखा तो है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 30 में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपकी बार? भारत में इतने कंफ्यूज हो गए कि हम धर्म और पंथ के अंतर को भूल गए। मैंने अभी प्रशांत जी एक लेटेस्ट पीआई फाइल किया कि सबसे पहले भारत के लोगों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर बताइए। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, लोगों को पता हो, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डिक्शनरी से हटाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्कूलों में जहां पे पढ़ाया जाता वहां से हटाइए, क्योंकि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट करता है और रिलीजन डिवाइड करता है। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष तो है, लेकिन धर्म निरपेक्ष। तो आर्टिकल 25 में जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है, वहां पे धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए भी आर्टिकल 25 को बदलाव करना पड़ेगा। और आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा? अब आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या करना। भारत का सम्मान करना, भारत की परंपरा का सम्मान करना, माताओं बहनों का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सब लिखा हुआ है। लेकिन नहीं माने तो कुछ नहीं। ऐसे नहीं चलता। भगवान श्री राम ने बोला, भय बिन होय न प्रीत। बिना दंड के भय के आदमी इंसान ठीक से नहीं चलता। बिना दंड के भय से लोग हेलमेट नहीं लगाते, बिना दंड के भय से लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, तो बिना दंड के भय से फंडामेंटल ड्यूटी कैसे फॉलो करेंगे? तो हम चाहते हैं कि लोग अपना अपना नैतिक कर्तव्य ईमानदारी से फॉलो करें, उसके लिए 51 को बदलना पड़ेगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया आपके विषय संबंधित। मैंने कोर्ट में कहा कि पहली बात तो वोटिंग को मैंडेटरी किया जाए, और दूसरा ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दिया जाए। भाई, अगर हमारा बैंक अकाउंट कलकत्ता में है और दिल्ली में बैठे बैठे हम पैसा निकाल सकते हैं, तो दिल्ली में बैठे बैठे वोट क्यों नहीं कर सकते? सबसे खतरे वाला काम तो क्या है? पैसा का ट्रांजैक्शन। पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सकता है, वोटिंग ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? इसका पूरा मैकेनिज्म हो सकता है। दुनिया के 58 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। 48 देशों में, 48 कंट्रीज में। वहां ऑनलाइन वोटिंग होती है, ऑफलाइन भी होती है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने बोला ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। मैंने कहा हमें भी पता था आपका काम नहीं है। हम तो इस विषय को थोड़ा समाज में जागृति के लिए ले आए थे। तो बोले आपकी पिटीशन बहुत अच्छी है, इसको हम सरकार को दे देते हैं कि इसको पढ़ें, स्टडी करें। तो सरकार को दे दिया गया। उसके बाद कमेटी बनी, कमीशन बना, रामनाथ कोविंद जी ने उस पर अपना काम कर दिया। हमारा काम तो केवल इतना था, जो विषय मरा हुआ था उसको थोड़ा सा जिंदा करना। सब कुछ हो सकता है। पहली बात, डर के आगे मौसम बढ़िया है, अनुकूल है। वो जमाना गया, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डंके की चोट पे वोट करिए, सबको बोल के वोट करिए, सबको समझा के वोट करिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए वोट करिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए वोट करिए, भारत में सनातन को फिर से मजबूत करने के लिए वोट करिए, भारत को विश्व गुरु वोट बनाने के लिए वोट करिए। और अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, इसलिए ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सबको जगाइए, पास पड़ोस को जगाइए, जैसे जगा सकते हैं जगाइए। फोन करके जगाइए, व्हाट्सएप करके जगाइए, एसएमएस करके जगाइए, फेसबुक के जरिए जगाइए, ट्विटर के जरिए, जैसे जगा सकते जगाइए, लेकिन जगाइए जरूर। केवल खुद वोट मत करिए, बल्कि आस पड़ोस को लोगों को वोट जरूर करवाइए। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की।